डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जब प्रियम्बल पढ़ा रहे थे तब। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी और क्या था, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है ना। हाँ, डाइवर्सिटी भी हम बताए थे। डाइवर्सिटी ये बताए थे कि डाइवर्सिटी हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं और एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जो तुम्हारे बुक में पढ़ना है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी के साथ ही एक चीज जन्म लेता है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास जब चल रही थी तो हिस्ट्री के क्लास में हम लोगों ने बताया था कि जब ऋग्वेद लिखा गया था तो ऋग्वेद में एक बाद में एक एडिशनल एक चैप्टर जोड़ा गया जिसको हम लोग बोलते थे पुरुष सूक्त, यानी 10वां मंडल जोड़ा गया उसमें। 10वां मंडल में एक बात दिया गया, पुरुष सूक्त लिखा गया। ठीक है, उस पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार 4 वर्णों की व्यवस्था की गई। हिंदू ये क्या बोलते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इनकी व्यवस्था की गई। दरअसल डिस्क्रिमिनेशन और कास्टिज्म, जब भी आप किसी समाज को अलग अलग भागों में बांटेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट की संभावना उत्पन्न होगी। अलग अलग ढंग के लोग रहेंगे, वहां भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि उस पुरुष सूक्त में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि उस पुरुष सूक्त में लिखा क्या गया हुआ है, जहां से हमारा ओरिजिन होता है। किस चीज का ओरिजिन होता है, हमारे कास्टिज्म सिस्टम का। कहां से हम कास्टिज्म को देखते हैं। ठीक है, अभी मैं एक पीडीएफ खोल रहा हूं, उसको देखिएगा। देखो, सीबीएसई वाले का तो ऐसे ही संस्कृत थोड़ा खराब होता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे दिख रहा है। दिख रहा है, जिसको हिंदी समझ में आ रहा हो हिंदी, और जिसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर हम इसको पढ़ के उसके बाद उसका हम मतलब समझाते हैं। ठीक है, देखो उसमें लिख रहा है। देखो, किसी भी जब पहले संस्कृत लिखा जाता था, किसी भी वेद किसी भी चीज को लिखा जाता था, तो सबसे पहले उसमें ओम लिखा जाता था, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति और अंत का सार ओम है। ये हिंदू धर्म के अनुसार उसमें लिखता है कि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम सर्वत्र स्मृत्वा तिष्ठति दशांगुलम। देखो, कहता है कि उस विराट पुरुष के बहुत सारे सिर है, नेत्र है, हाथ है और पैर है। इसमें तो छोड़ो, इसके आगे नहीं, तुमको हम बताते हैं कहाँ पे है। एक सेकेंड। हाँ, ये जो सेकेंड पैरा हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड पेज में आप लोग आ जाइए। 1 2 3 4 5 11 नंबर सूक्त देखिए। ठीक है, 11 नंबर सूक्त देखिए, उसमें लिखता है कि ब्राह्मणुस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तद्वस्य यद्वस्य पद्मभ्य शूद्रो जायत। मतलब कहता है कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई, जिसके बहुत सारे सर थे, बहुत सारे हाथ थे, बहुत सारे आंख थे। उसी के बारे में कहा गया कि वैसे पुरुष के मुख से ब्राह्मण हो गया, इसलिए ब्राह्मण ज्ञान देगा। बाजू बहुत मजबूत थे, इसलिए उससे क्षत्रिय पैदा हुए। और इस दोनों पुरुष के उरु, उरु का मतलब होता है जांघ, जांघ से वैश्य और चरणों से यानी पैरों से शूद्र प्रकट हुए। ठीक है, और तब कहता है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादाग निर्जायत। उसके मन से चंद्रमा हुआ, आंख से सूर्य, कान से वायु, प्राण से। तो ये छोड़ दो, बस केवल एक टॉपिक देखो। इसमें लिखता है ना कि कैसे कैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हो गई, जोड़ा कैसे गया, सो देख रहे हो। ब्राह्मणोस्य मुखामासीत बाहुराजन्य कृत उरु तद्वैस यद्वैस पद्मभ्या शूद्रो अजायस। तो कहता है कि ब्राह्मण कैसे जन्म लिया, उसके मुंह से। बाहु से क्षत्रिय, पुरुष जांग से, और वैश्य जो है पैर से, और शूद्र उसके किस चीज से मतलब पैरों से शूद्र जन्म लिया। तो इस तरीके से जाति व्यवस्था वहां पे बांट दी गई थी। ठीक है, वो समझ में आया कि कैसे कहाँ पे श्लोक जोड़ा गया। उसमें श्लोक जब जोड़ा गया तो स्वाभाविक सी बात है कि श्लोक तो कोई बेवकूफ आदमी जोड़ जोड़ नहीं सकता है ना। श्लोक कोई बेवकूफ आदमी जोड़ पाएगा क्या कहीं पे।
किसी बेवकूफ के बस की बात नहीं है कि कहीं पे भी आप श्लोक जोड़ पाए। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं और उसको पढ़ाने के पीछे रीजन क्या था वो बताते हैं। तुम अपना बुक अपने पास रखो सब, और बुक को देखो एक बार। चैप्टर है तुम्हारा थर्ड, चैप्टर जो है तुम्हारा थर्ड है। ट्वेंटी नाइन पेज नंबर। चलिए, इसमें आप लोगों को देखना है पेज नंबर 32 से, जिसमें कहता है कि ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। देयर आर सॉरी दिस सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन द इंसिडेंट ऑफ बर्थ। देखो, कहा जाता है कि हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में मान लिया जाता है कि आप अगर उस धर्म के किसी व्यक्ति के घर में आप पैदा ले लिए तो आप उसी धर्म के हो गए। ठीक है, डिफरेंस आपका वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई आदमी जन्म लेने से पहले उसका कोई कास्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो जन्म ले लेता है उसके ऊपर उसका कास्ट, उसका रिलीजन, उसका जो रिचुअल वगैरह जो फॉलो करना होता है वो उस सिद्धांत से वो बंध जाता है। हम ये नहीं चुन सकते हैं, हमको ये नहीं पता होता है कि हम किस कम्युनिटी में पैदा हुए होंगे या किस कम्युनिटी में मर जाएंगे। पैदा होने से पहले हमको थोड़ी पता होता है कि हम किस कम्युनिटी में जा रहे हैं। हम इसलिए उस कम्युनिटी के हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें जन्म लेते हैं। और लगभग लगभग हम लोग जो है अपने धर्म के हिसाब से बहुत तरीके का डिफरेंसेस अपने जिंदगी में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग महिला है, कुछ पुरुष है, कुछ लंबा है, कुछ छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, होते रहता है। तो हम क्या करते हैं कि सब लोग एक जैसा नहीं होता है बाई बर्थ, कुछ के भीतर डिफरेंस होता है। कुछ जो होता है, जैसे मान लो कि कुछ आदमी क्या होगा, कुछ आदमी ईश्वर को मानने वाला होता है, कुछ नहीं मानने वाला होता है। किसी को धर्म में भरोसा होता है, किसी को धर्म में भरोसा नहीं होता है। कुछ धर्म को फॉलो करता है, कुछ जो है उसको जिस धर्म में जन्म लेता है उस धर्म को फॉलो करता है, जिस धर्म में जन्म नहीं लेता है उसको नहीं फॉलो करता है। Most of us choose what to study, which occupation to take up, and which games or cultural activities to take part in. हम बहुत ऐसे हैं जो बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि अपने को कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सा खेल खेलना है, कौन से मतलब क्या करना है जिंदगी में, ये बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। दरअसल उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे भीतर थोप दी जाती है। थोप कैसे दी जाती है? जैसे अब 12th तक तो एकदम रटा रटाया सिलेबस है, 10th तक तो कम से कम है। 12th में आपका एकदम सीधा सीधा बात है, जाएंगे तो वहां पे आपका चॉइस होगा, मैथ लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, तीन ऑप्शन होते हैं आपके पास। 10th के बाद और भी ऑप्शंस होते हैं, पॉलिटेक्निक होता है, फैशन डिजाइनिंग होता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अपने यहाँ तो एक ट्रेडिशनल वे है। अब आप किसी से सजेशन लेंगे कि मैट्रिक पास कर गए, अब हम क्या करें, तो वो कहेगा क्या, साइंस ले लो, इंजीनियरिंग में चल जाना। जो डॉक्टरी बैकग्राउंड से थोड़ा भी बिलोंग करेगा वो कह देगा कि एक काम करो ना, डॉक्टर बन जाओ। तो ये सारी चीजें हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ डेली लाइफ में महसूस करते हैं। और एवरी सोशल लाइफ डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर सोशल डिफरेंस जो है सोशल डिवीजन का कारण नहीं बनता है। और सोशल डिफरेंस डिवाइड स्मॉलर पीपल फ्रॉम द वन अनदर, बट दे ऑल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपल। People belonging to different social groups share different and similarities cutting across the boundaries of their groups. देखो, सबसे कॉमन सी बात है कि हमारे आपके या किसी के भी, एक सेकंड रुको, देखो हम तुम्हारे पे पीडीएफ शेयर कर रहे हैं।
ये वाला ऐप किसी के पास है? ये वाला ऐप कोई डाउनलोड करके रखे हुए है कि नहीं? ठीक, नहीं है तो कर लेना। एक, अरे क्या बेवकूफी है।
नेटवर्क का इशू हो गया था। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड। क्या नाम है? डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक राजनीति कक्षा 10, लोकतंत्र और विविधता। यही वाला बुक है ना तुम लोगों के पास? दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, दिख रहा है तब तो बढ़िया बात है। लेकिन तुम लोगों को तो इंग्लिश में होगा। छोड़ो इंग्लिश हिंदी का चक्कर। देखो इसमें कहता है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन पर आधारित होता है और सामान्य तौर पर हम सामान्य तौर पे अपना समुदाय चुनना हमारे वश में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, चमड़ी का रंग अलग अलग है, शारीरिक क्षमताएं अक्षमताएं अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन पे आधारित नहीं होते। कुछ चीजें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं और कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। जैसे मान लो कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा मन नहीं कर रहा है, भले हम हिंदू में जन्म लिए हैं तो ऐसा बाध्य नहीं है हमारे ऊपर कि हम हिंदू ही रह जाए, बाद में हम मुसलमान भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सभी विषय के मतलब हम लोग पढ़ाई के विषय, अपना प्रोफेशन, गेम, कल्चरल एक्टिविटीज का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं और इन सब के आधार पर सामाजिक समूह बनते हैं, मतलब ग्रुप बनता है। जैसे ग्रुप कैसे बनेगा? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे के बीच में अगर फुटबॉल खेलने वाला बच्चा आएगा तो सस्टेन करेगा क्या ज्यादा दिन तक? नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रिकेट वालों का अपना ग्रुप होता है और फुटबॉल वालों का अपना ग्रुप होता है। आर्ट्स का बच्चा एक साथ रहेगा, आर्ट्स में जिसको कला में रुचि होगा उसको अपना एक ग्रुप होगा, साइंस के बच्चे का ग्रुप अलग होता है। तो इससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसके बाद कहता है कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है। बंटवारे का कारण इसलिए होती है कि सामाजिक विभिन्नता क्या करती है, लोगों को एक दूसरे तरफ बांट देती है। मतलब दो ग्रुप बना दिया तो बट गया ना, एक क्रिकेट वाला ग्रुप, एक फुटबॉल वाला ग्रुप, एक हॉकी वाला ग्रुप, तो बटते चला गया। लेकिन यही विभिन्नता है, मतलब यही जो डाइवर्सिटीज है, कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती है। अलग अलग समूह के लोग अपने समूहों की सीमाओं से अलग भी समानता और असमानता का अनुभव करते हैं। जैसे आप नीचे देखिए, सबसे नीचे ये फिर कहता है कि अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या उनका पंथ अलग होता है। मान लो कि कोई बच्चा हिंदू हो गया, हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, अब उसका क्या होगा? हिंदू धर्म में हो गया तो क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फिर बैकवर्ड में क्या होगा? फिर फॉरवर्ड में क्या होगा? फॉरवर्ड में राजपूत होगा, ब्राह्मण होगा, भूमिहार होगा, कायस्थ होगा, ये होगा। बैकवर्ड में जो भी कास्ट हो उस कास्ट का हो सकता है। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग धर्म के मानने वाले होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस करें। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं। इस प्रकार हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है, हम लोग मल्टीफेस्ड आदमी होते हैं। ठीक है, इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर पर्सपेक्टिव में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण कर लेती है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक डाइवर्सिटीज से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट का अंतर होता है, क्योंकि जो ब्लैक लोग हैं वो आमतौर पे गरीब हैं, बेघर है और भेदभाव के शिकार है, यानी डिस्क्रिमिनेट होते हैं। हमारे देश में भी जो दलित लोग हैं वो आमतौर पे गरीब और लैंडलेस आदमी हैं। उन्हें भी अक्सर जो है डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस का शिकार होना पड़ता है। और जब एक तरह का सामाजिक डिफरेंस अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब समाज बट जाता है।
अगर एक से सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नजरिए में अंतर हो जाता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ही ईसाई बहुल देश है, मतलब कैथोलिक कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्ट और कैथोलिक खेमे में बटे हुए हैं। नॉर्थ आयरलैंड के लोग, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड के में क्लास और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक कम्युनिटी जो है वो गरीब है और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। और नीदरलैंड में भी क्लास और रिलीजन के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहां भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अमीर और गरीब है। परिणाम यह है कि नॉर्थ आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच काफी मारकाट चलती रहती है। नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से जब गुथ जाती है, मतलब गुथने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाती है, तो क्या होता है, एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। सामाजिक विभाजन का मतलब होता है सोशल डिवीजन, जिसको हम सोशल डिस्टेंस आज कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंस मान के चलिए। जहां ये सोशल डाइवर्सिटी जो है एक साथ समूहों में होती है, वहां उनको संभालना बहुत आसान होता है। आज आप मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में देखेंगे तो कई किस्म के डिवीजन आपको दिखेंगे। देश बड़ा हो या छोटा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। भारत काफी बड़ा देश है और इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, पर वहां भी अनेक समुदाय के लोग, जैसे जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहां मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल के हैं, नस्ल का मतलब होता है एक ही कैटेगरी उसके हो, ठीक है, तो दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुंचने वाले लोग के साथ कारण तेजी से बदलाव होने लगता है। ऐसा अपने देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि एक सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है जो वर्षों से एक ढंग पे चली आ रही है, ठीक है, एक ढंग से चली आ रही है, एक ढंग से हो रही है, एक ढंग से चल रही है। नतीजा क्या होता है, उसमें कोई नया एक कम्युनिटी आके जुड़ गया। जब नया कम्युनिटी आके जुड़ेगा तो नया कम्युनिटी अपने हिसाब किताब का फॉलो करना शुरू करेगा, ठीक है। आप लोगों को एक हम वीडियो भेजेंगे, ठीक है, बड़ा सा मतलब मजाक का वीडियो है, जोक वाला वीडियो है। तो उसमें क्या है, एक मुस्लिम है और उसको जो है एक हिंदू मिलते हैं जो कहते हैं कि आपसे हम शेरो शायरी कराएंगे। तो पूछा कि शायरी आप किस पे कराएंगे, तो बोलता है कि हमको जो है आपसे शेर कहवाना है, लेकिन गैया पे शेर कहवाना है, मतलब गाय पे शेर कहवाना है। तो मुसलमान बोला कि भाई साहब, गाय जो है, गाय में जो गाय आपके लिए जो वैल्यू रखता है वो मेरे लिए नहीं रखता है, क्योंकि आपको गाय में सबाब दिखता है, हमको गाय में कबाब दिखता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जैसे ही आपके सोसाइटी में कोई दूसरा मतलब आके रहेगा तो होता क्या है, वहां पे सोशल डिवीजन हो जाता है। वो उस कम्युनिटी का, हम इस कम्युनिटी के हैं, सोशल डिवीजन वहीं से शुरू हो गया। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेके पहुंचते हैं और उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की सोच होती है, प्रवृत्ति होती है, नेचर होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश मल्टी कल्चरल हो गए हैं, बहुत सांस्कृतिक, मतलब अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग, एक देश में बहुत कम्युनिटी रहेगा, हिंदू रहेगा, मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, ईसाई रहेगा, रह सकता है। अब हम लोग देखेंगे रंग भेद। रंग भेद आप लोगों को पता है, गांधी जी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो गए थे इसी चीज का। गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया हुआ था। सामाजिक विभाजनों की राजनीति, सामाजिक विभाजनों की राजनीति को हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। दैट मीन्स कहता है कि अगर सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, राजनीति का इन सामाजिक विभाजन से क्या लेना देना है, सोशल डिवीजन से क्या लेना देना है। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दिस सोशल डिविजन्स, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। पहली नजर में तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और एक्सक्लूसिव नजर आता है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टी होती है, डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टी होती है, सबके बीच कंपटीशन होता है और इसी कंपटीशन के कारण कोई भी समाज जो है वो फूट का शिकार बन सकता है। कैसे बन सकता है, जैसे मान लो कि दो लीडर्स हैं, ठीक है, एक बीजेपी का है
और जैसे आप देखेंगे एक बीजेपी एक पार्टी है, तो पार्टी की जब सीट बांटती है अपना, या कोई भी पार्टी जब सीट बांटती है तो सीट किस आधार पर बांटती है, देखती है कि इस कास्ट का ये क्षेत्र बहुत हेड है, बहुत इस कास्ट का ये क्षेत्र लीडिंग क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राजपूत ज्यादा है तो वहां से किसी राजपूत को खड़ा करा देगा। भूमिहार से ज्यादा क्षेत्र होगा तो भूमिहार को खड़ा करा देगा, ठीक है, ताकि समाज बट जाए। कैसे बटेगा, भूमिहार का वोट हमारे भूमिहार कैंडिडेट को मिल जाएगा, वहीं से आपका राजपूत भूमिहार वाला राजनीति शुरू हो जाएगा। क्योंकि दो पॉलिटिकल जो जिसको हम एक्सिस में बोलते हैं, दो पार्टी जो एक्सिस में रहेगा, इसी की वजह से समाज में फूट आता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद डिवीजन के हिसाब से पॉलिटिक्स करने लगे तो सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन दोनों दोनों बदल जाएगा, और ऐसे में देश जो है वो डिवीजन की तरफ जा सकता है, और ऐसा कई देशों में हो भी चुका है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप नॉर्थ आयरलैंड का, ठीक है, कहता है कि दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज बीन फॉर मेनी इयर्स द साइट ऑफ वायलेंट एंड बिटर इथेनोपॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट्स. Its population is divided into two major sects of Christianity, and 53% are Protestants while 44% are Roman Catholics. And the Catholics were represented by nationalist parties who demanded that Northern Ireland be unified with the Republic of Ireland and predominantly Catholic country. And the Protestants were represented by Unionists who wanted to remain the UK and which predominantly Protestant. Hundreds of civilian, militant and security forces were killed in the fight between Unionist and Nationalist and between the security forces of the UK and Nationalist. मतलब ये कि ग्रेट ब्रिटेन का काफी समय से हिस्सा था नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, किस किस चीज का वहां पे विक्टिम हुआ, किस किस चीज को उसने देखा, हिंसा देखा, कास्टिज्म देखा, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा। यहाँ पर मेन जो आबादी है वो क्रिश्चियन की आबादी है, और इस धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह बटी हुई है। क्रिश्चियनिटी में 53% लोग प्रोटेस्टेंट थे और 44% लोग रोमन कैथोलिक थे। और कैथोलिक का जो प्रतिनिधित्व है, मतलब कैथोलिक जो है उसको रिप्रेजेंट करती है जिसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। जैसे आप लोग देखेंगे कि आमतौर पे लोग कहता है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान लोगों की पार्टी है, बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है, तो वैसे ही कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, और उनका डिमांड है कि नॉर्थर्न आयरलैंड को आयरलैंड रिपब्लिक के साथ मिला दिया जाए, जो कि कैथोलिक वहां पे ज्यादा मात्रा में है, तो मिला दिया जाए तो ये कैथोलिक लोगों का ही हो जाएगा। प्रोटेस्टेंट लोगों का जो है उनका प्रतिनिधित्व करती है यूनियनिस्ट पार्टी, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है। समझिए बात को, एक पार्टी कहती है, जो कैथोलिक की पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी, वो कहती है कि 53% प्रोटेस्टेंट है कैथोलिक, इसलिए वो क्या करेंगे, सॉरी 44% कैथोलिक है, वो चाहती है कि इसको जो है हम नॉर्दर्न आयरलैंड को आयरलैंड के साथ मिला दें। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ग्रेट ब्रिटेन के साथ था और उसी के साथ रहने दे। यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच चलने वाले इस हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों और जवानों के मारे जा चुके हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट के बीच एक समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने इस तरह के वायलेशन को बंद करने की बात स्वीकार की। फिर देखिए वहां पे यूगोस्लोवाकिया एक देश है, ठीक है, एक सेकेंड, यूगोस्लोवाकिया एक कंट्री है जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं बुल्गारिया, बुल्गारिया ही बोलते हैं शायद उसको, नहीं नहीं, बुल्गारिया नहीं बोलते। छोड़ो, अच्छा उससे छोड़ो ना, इसका एग्जाम्पल से उतना एक एग्जाम्पल काफी है। चलिए देखिए, कहता है कि हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन होता है, और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी ले लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन की बात करना, अलग अलग समूहों से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक सी बात है। वो जानते हैं कि किस कम्युनिटी का क्या डिमांड हो सकता है, और उसी के डिमांड के हिसाब किताब से वो अपना पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करते हैं।
मैनिफेस्टो तैयार करके कैंडिडेट भी उसी पार्टी का देंगे, मतलब उसी कम्युनिटी का देंगे, और सोसाइटी को बांटते चले जाते हैं। तो राजनीतिक रूप उसको देना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहता है कि अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देने की प्रयास करना और अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग मांगों को पूरा करने वाली नीति बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अधिकतर देशों में वोटिंग के रूप और सामाजिक डिवीजन के बीच एक अलग, मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन दिखाई देता है, और इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी भी एक दल को दूसरे के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती है, मतलब एक ही कम्युनिटी पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। सन ऑफ मल्लाह नाम सुने हैं कोई आदमी? आमतौर पे वो कहती है कि हम मलाह की पार्टी हैं, कहती है ना। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी नाम सुने हैं? वो अपने आप को मुसलमान का एक सोल लीडर बोलते हैं ना कि हम मुसलमान के एक सोल लीडर हैं। वो जानबूझ के मुंह से तो नहीं बोलता है, वो जानता है कि हम बोल देंगे तो देश में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि देश डेमोक्रेसी पे चलता है। और डेमोक्रेसी पे चलने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो फिर ये पार्टी पॉलिटिक्स कैसे हो गया, कास्ट को आप कैसे बांट के चल सकते हैं, है ना। तो वैसी कुछ पार्टियां हैं जिसको हम ये कहते हैं कि पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी पे ध्यान देती है, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती। जरूरी नहीं कि सब कुछ करते रहे से देश टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्दर्न आयरलैंड में कुछ जगहों पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के समुदाय दीवार के माध्यम से बटे हुए हैं। इन दीवारों पर अक्सर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, और इस दीवारों पर भी आप यह देख सकते हैं, देखो सामने में देखो लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है ना, लंदन 1966, नो ब्लैक्स नो डॉग्स नो आयरिश लिखा हुआ है। दूसरे तरफ लिखा होगा नो रेसिज्म नो प्रिजुडिस नो बाइगॉर्टी, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, दिख रहा है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि धुंधला धुंधला दिख रहा है? गुड। तो कहता है कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटेन की सरकार के बीच 2005 में एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 3 डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं। कहता है कि सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीजन का पॉलिटिकली, कहता है कि 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग टू आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, यही लिखा हुआ है ना आपके बुक में, पेज नंबर 36 देखिए, 3 डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ है, पढ़िए। उसमें लिखता है कि 3 फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, the outcome depends on how people perceive their identities. If people see their identities in singular and exclusive term, it becomes very difficult to accommodate. मतलब कि सामाजिक विभाजन का राजनीतिक परिणाम 3 चीजों पर निर्भर करता है, और पहली चीज है कि लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद से सबसे विशिष्ट यानी सबसे यूनिक और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कि हम एक स्कूल के टीचर हैं, सभी लोग टीचर हैं, मेरे साथ काम करने वाले सब लोग टीचर हैं, चाहे वो जूनियर टीचर हो या सीनियर टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे मन में ये भावना बैठ जाए कि आई एम यूनिक एंड ऑल द टीचर्स आर डिफर देन मी, वो जूनियर टीचर है, ये संस्कृत का टीचर है, हम SST पढ़ा रहे हैं, साइंस वाला ये सोच ले कि SST के मास्टर से हमारा क्या तालमेल। तो क्या हम दोनों एक साथ कहीं रह पाएंगे शांति से? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि विचार ही नहीं मिलेगा वहां पे। जब तक नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत होना असंभव है, क्योंकि वो अगर जिस दिन अपने आप को दोनों मिलकर क्रिश्चियन मान लेंगे उस दिन वो क्या हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के रूप से हट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अभी कभी कभी आप लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत लोग ये कहते हैं कि अब हिंदू को जगाना है और हिंदू बन जाना है, हम लोग अब जात पात से हटेंगे और हिंदू बनेंगे। ऐसा सुनने के लिए मिलता है क्या? कभी सुने हैं कि छोड़ो ये सब फल्ला ढिमकाना, अब हम लोग हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं, सुने हैं क्या? आप लोग कभी सोशल मीडिया देखिएगा, सोशल मीडिया पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ऐसा विचार है
कि आप कास्ट नहीं बनाइए, आप कहिए कि आप खाली हिंदू है, ठीक है। आप कास्ट में बटे हुए हैं, इसलिए आप लोग, कहना उनका सही है, लेकिन इतने बड़े देश में इस चीज को लागू कर पाना असंभव है। इसलिए असंभव है, और असंभव के साथ साथ अगर इस काम को किया जा रहा है तो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर सब कम्युनिटी को एक मिला के हम केवल हिंदू बना लें, हिंदू कम्युनिटी के जितने भी कास्ट हैं उनको, तो फिर वो हिंदू और मुसलमान चालू हो जाएगा, ठीक है। हिंदू और मुसलमान चालू होगा कि नहीं होगा? अभी तो बटा हुआ है, फिर वो कहेगा कि हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, हिंदू को कहेगा कि अब मुसलमान सबको हिंदू बनाओ, कहेगा ना। कहता है कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं, ठीक है, बहुस्तरीय पहचान का मतलब होता है मल्टी लेवल आइडेंटिफिकेशन। उसके पहचान के प्रति अगर आदमी सचेत है और उनको राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लो कि हम हिंदू मुस्लिम छोड़ के ये कहें कि हम भारत के लोग हैं, बस केवल भारत के लोग हैं, हमारा कोई कम्युनिटी नहीं है, तो एक तो हमारा आइडेंटिफिकेशन है ना नेशनली कि हम भारत के लोग हैं। और जब भारत के लोग हैं तो हिंदू भी मेरे भारत का है और मुसलमान भी मेरे भारत का है, तो उसमें तो झगड़ा होने की कोई संभावना नहीं है क्या? उसमें संभावना बनेगी कि हम सब भारतीय हैं, सब कोई हमारा अपना है, तो कोई उसमें झगड़ा झंझट का बात होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हम केवल हिंदू हैं, केवल मुसलमान हैं, तो ये नहीं हो पाए। कहता है कि जैसे बेल्जियम में आप देखेंगे, जैसे बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही वो डच या जर्मनी बोलते हों। इस नजरिए से उनको साथ साथ रहने में, वो क्योंकि मानते हैं कि हम केवल बेल्जियम के लोग हैं, चाहे वो डच बोले चाहे जर्मनी बोले, वो एक साथ रह पाते हैं। हमारे देश में भी ज्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा नजरिया रखते हैं। वे खुद को पहले इंडियन मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा, समूह या धार्मिक और सामाजिक समुदाय का सदस्य। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी कम्युनिटी की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, ये देखने वाली चीज है। संविधान के दायरे में आने वाली, दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। ये बात हम उस दिन भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि सिंहली लोग जो मानता था कि हम लोग ज्यादा हैं और हम ही लोग राज करते हैं, अभी करता भी है वो लोग, तो तमिल लोग मानता था कि ये हम लोगों को ये लोग छांट रहा है। यूगोस्लोवाकिया में अलग अलग समुदाय के लोग और नेताओं ने अपने कम्युनल ग्रुप्स के, मतलब जाति के समूह के तरफ से ऐसी मांगे रख दी जिसे एक देश की सीमा के भीतर पूरा कर पाना असंभव था। तीसरी चीज ये है कि सरकार का क्या रुख है। सरकार का रुख ये है, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। देखिए, तीन बात हम लोग देख रहे थे। पहला डायमेंशन क्या था? पहला डायमेंशन था कि आपको देखना ये चीज है कि आपके पहचान के प्रति आपका क्या पहचान है, आप कौन से पहचान को अपना रहे हैं। आप कम्युनल पहचान आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं, कौन सा आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं। दूसरा, अगर आप आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं तो उस मांग को पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से उठा रही है, अपने पार्लियामेंट में या देश में, कैसे भी। तीसरी चीज है कि अगर वो उठा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी एक होती नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी 2 3 4 हो सकती है, सभी पार्टी आपके विषय में बात उठा सकती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो बात उठा रही है तो उस पर गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है, क्या रिएक्शन है। तो सरकार इन सभी मांगों पे क्या अपना रिएक्शन देती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में देखा, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, मतलब जो सरकार बनी हुई है वो अपना सत्ता जो है वो बांटने के लिए तैयार हो। बांटने मतलब क्या हुआ कि सबको बराबर मिले, हमारी ही पार्टी का है तो केवल एक ही जात को दे दे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे डेमोक्रेसी में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग चुन के आते हैं ना, तो उन सबको मंत्री बनाना होगा ना। कि हम अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एज ए राजपूत तो केवल राजपूत को ही मंत्री बनाएंगे, ऐसा संभव है क्या? और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सोशल डिवीजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर नुकसानदेह परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की तरफ ले जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी चीज को फोर्स से दबाएंगे
तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इस तरह किसी भी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि अगर लोग सोशल डिवीजन कह रहा है किसी आधार पे, तो उसको देश के लिए खतरा मान के नहीं चलना चाहिए कि अगर देश में प्राइम मिनिस्टर कहा कि ना ये ऐसे मान रहा है, इसको गोली से मार दो, ऐसा नहीं हो सकता है। डेमोक्रेसी में सोशल डिवीजन की पॉलिटिकल अभिव्यक्ति, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक सामान्य बात है। यह एक हेल्दी राजनीति का लक्षण भी हो सकता है कि समाज के आधार पर लोग बटे हुए हैं, सामाजिक रूप से लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, राजपूत कम्युनिटी से एक, ब्राह्मण कम्युनिटी से एक, भूमिहार कम्युनिटी से एक, शूद्र कम्युनिटी से एक, ऐसे भेज रहे हैं लोग, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन बना रहे। तो ये माना जाता है कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज सही है। इसी से अलग अलग छोटे समूह नीचे पड़े हुए जरूरतों को और परेशानियों को जाहिर करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, और राजनीति में अलग तरीके के सामाजिक डिविजन्स के रिप्रेजेंटेशन से ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करते हैं। ठीक, इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज्यादा उग्र नहीं हो पाता और इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। कहता है कि पर डाइवर्सिटी के प्रति हमारा सकारात्मक पॉजिटिव व्यू रखना, चीजों को समाहित करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है। याद रखिए, आजादी के समय आप देखेंगे कि आजादी के समय बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हुई थी जो कम्युनल थी। आप देखेंगे किसी चीज को, जैसे मुस्लिम में सेपरेट इलेक्टोरल दे दिया गया था कि मुसलमान का नेता भी अलग होगा, वोट भी केवल मुसलमान करेंगे, और इसी का विरोध जवाहरलाल नेहरू कर दिए थे, जिसके वजह से भारत और पाकिस्तान बना था। ठीक है, कई बार सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक डिफरेंसेस इतनी ज्यादा और गैर बराबरी और अन्याय वाली होती है कि उनको स्वीकार करना असंभव है। ऐसी गैर बराबरी और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसा का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है, और इतिहास बताता है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और अलग अलग विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया। चैप्टर में पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि डिस्कस द 3 फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस आवर आउटकम्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। बता दिए ना तीनों डिवीजन क्या क्या है, 3 फैक्टर्स। अब माइक ऑन कर लो अपना अपना और बोलते रहना सब। 3 फैक्टर्स पढ़ाए हैं ना, 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स वाला आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है कि व्हेन डज ए सोशल डिफरेंस बिकम अ सोशल डिवीजन। सोशल डिफरेंस कब सोशल डिवीजन हो जाता है? जब हम किसी एक कम्युनिटी के राइट को वायलेट करने का शुरू कर देते हैं, तो वो सोशल डिवीजन बन जाता है। ठीक है, सोशल डिफरेंस होना नॉट ए बैड आइडिया, बट सोशल डिवीजन होना इज ए बैड आइडिया। कहता है कि हाउ डू सोशल डिवीजन अफेक्ट पॉलिटिक्स, गिव 2 एग्जांपल। सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है? तो पॉलिटिक्स को अफेक्ट ऐसे करता है कि जो छोटे से छोटे कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो भी डेमोक्रेसी में अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और वो अपने कम्युनिटी का, वो अपने ग्रुप का, वो अपने सोसाइटी का मांग वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को खुद से इसमें बनाना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत और तो नहीं होना चाहिए। और कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है? बुक एक बार वापस कल पढ़ लेना इसको। ठीक है, इसमें किसी को और कोई सवाल हो तो सवाल बोलो। किसी को कोई सवाल हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, या कोई सवाल हो तो पूछो। डिस्क्रिमिनेशन पे सोसाइटी में देखते हो ना, सोसाइटी कैसे कैसे बटा हुआ है अपने यहाँ। सोसाइटी बटने का, सोसाइटी बटना, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार कम्युनिटी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होना कोई बड़ा बात नहीं है। बात तब हो जाता है जब हम क्या करते हैं कि एक जगह पे जब किसी खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और खास कम्युनिटी के लोगों को क्या करता है कि खास कम्युनिटी के लोग जो है किसी एक लोकल लोअर कम्युनिटी के लोग को दबाना शुरू कर देता है या उसको इग्नोर करना शुरू कर देता है, तब जाके क्या होता है? सोशल डिफरेंस हो जाता है।
सोशल डिवीजन तो है ही, सोशल डिवीजन होना खराब बात थोड़ी है। अब मान लो कि सोशल डिवीजन हम कास्ट के आधार पे नहीं देख सकते हैं, ऐसा मान लो, जैसे मान लो कि एक गेम है, ठीक है, क्रिकेट, और क्रिकेट खेलने वाला तीन मतलब कम्युनिटी है, तीन कम्युनिटी मतलब चाहे दो ही कम्युनिटी मान लो, एक जेंट्स वाला एक लेडीज वाला, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है। हमको तो उतना नहीं पता है क्रिकेट के बारे में, हम खेले ही नहीं बचपन से कभी क्रिकेट, ना उसमें कोई इंटरेस्ट रहा है मेरा। तो दोनों को डाल दिया गया। अब क्या हो रहा है कि जब उसको फंड करने की बारी आ रही है कि हाँ भाई तुम लोगों को पैसा दे रहे हैं, तुम लोग क्रिकेट को और इम्प्रूव करो चाहे कुछ भी, तो जब पैसा देने की बारी आ रही है तो मेल को ज्यादा पैसा मिल रहा है और फीमेल को कम पैसा मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो सोशल डिवीजन था, सोशल डिवीजन क्या हो गया, लड़की का टूर्नामेंट और लड़का का टूर्नामेंट। जब पैसा देने की बारी है, लड़की को कम मिला लड़का को ज्यादा मिल गया, तो ये सोशल डिफरेंस तैयार कर दिया। ठीक है, सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन में अंतर समझ में आ रहा है, क्या होता है सो। अगर कोई एग्जाम्पल तुमसे कोई पूछे कि बताओ, कोई एक एग्जाम्पल बताओ कि सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन कैसे बन जाता है, तो बताओ कैसे बनता होगा। एक एग्जाम्पल दे के बताओ, कैसा भी एग्जाम्पल दो फिर बताते हैं, जो सोसाइटी में फील करते हो तुम। हम्म। सोशल डिवीजन नहीं होता है, जैसे देखो जो हम लोग बचपन जन्म ले रहे हैं ना, और जिस सोसाइटी में है, वो सोसाइटी तो ऑलरेडी बटा हुआ है, वो बात नहीं है। बर्थ से तो हम कम्युनिटी थोड़ी चुनते हैं कि बर्थ से हम कम्युनिटी चुनते हैं, तो हम तो जन्म लेते हैं तब हमारा कम्युनिटी बन जाता है। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल समझो, जैसे हम एक स्कूल में हैं, ठीक है, स्कूल में है, एक टीचर आता है, कहता है कि आज से लड़का अलग और लड़की अलग बैठेगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस। क्या हो गया, सोशल डिफरेंस हो गया ये। डिवीजन कैसे होगा, टीचर आता है नोट्स लेके, थोड़ा सा टीचर जो है मतलब आशिक मिजाज टीचर है, नोट्स बना के लाता है और लड़की को बांट देता है, लड़का को नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का क्या करेगा, मास्टर साहब के अगेंस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, लड़का लोग क्या बोलेगा, मास्टर साहब जो है गुंडई पर उतर गया है, कहेगा ना कि नहीं कहेगा। तो जब कहेगा तो दैट मीन्स हो क्या गया वहां पे, सोशल डिफरेंस। लड़का लड़की जब तक था तब तक डिवीजन था, जब राइट में उनके कमी और रिडक्शन और राइट जो उनका रिड्यूस होना शुरू हो गया, तब क्या हो गया, डिफरेंस तैयार हो गया। डिफरेंस और डिवीजन में अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग को पता करना है डिफरेंस और डिवीजन कैसे होता है। कोई और एग्जाम्पल डिफरेंस और डिवीजन का, और कोई एग्जाम्पल बताओ, बोलोगे तब ना समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, या एग्जाम्पल किसी को दे पाओगे तब ना समझा पाओगे। कोई एग्जाम्पल और बताओ, सोचो कुछ और सोचो। बोलो 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 शिवम। सो गया क्या, कुछ और। हाँ तो ये सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीजन हो गया। तो सोशल डिवीजन नहीं, उसको फैमिली में डिवीजन बोलते हैं, हम सोसाइटी के रूप में देख रहे हैं। फैमिली से बाहर निकलो, सोसाइटी में आओ, सोसाइटी में देखो डिवीजन कैसे कैसे होता है। और एग्जाम्पल हम बताएं, नहीं वो भी तो सोशल डिवीजन नहीं, सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन वर्ड पे ध्यान दो, सोशल हमको समाज में देखना है। मान लो एक चीज, कॉमन सी बात, एकदम पॉलिटिक्स पढ़ रहे, प्योर पॉलिटिशियन वाला भाषा, भारत में हमारे पार्टी की सरकार है, ठीक है, मान लो कि हमारी पार्टी की सरकार है। पार्टी तो भारत स्टेट अलग अलग बटा हुआ है, किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी स्टेट में हो सकती है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि केवल मेरे ही पार्टी की सरकार सारे स्टेट में हो, ऐसा तो जरूरी नहीं ना है। मान लो कि बीजेपी की सरकार बन, तो सब जगह अलग अलग किस्म की सरकार है, अलग अलग पार्टी की सरकार है, दैट इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस।
हो गया ना। लेकिन बीजेपी कह दे ऊपर से कि हम केवल अपने ही पार्टी वाले, रूलिंग पार्टी वाले स्टेट को पैसा देंगे, जिसमें हमारा रूल नहीं है उसको पैसा नहीं देंगे। ठीक। तो जो स्टेट में बीजेपी का सरकार नहीं है वो स्टेट बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो वो जब अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा तो वो हो जाएगा सोशल डिफरेंस। क्या हो जाएगा? सोशल डिफरेंस। डिवीजन पहले से है और हम उसको क्या कर दिए? सोशल डिफरेंस में बना दिए। ठीक है, ये सोशल डिफरेंस होता है, आपको समाज में ढूंढना है। ठीक है, एक मुखिया है जो फॉरवर्ड किस्म के लोग का है, फॉरवर्ड से आता है। ठीक है, और वो केवल फॉरवर्ड कम्युनिटी का ही काम करता है और बैकवर्ड कम्युनिटी का काम नहीं करता है। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड सोशल डिफरेंस तो अपने पास पहले से था ना, सोशल डिवीजन तो हम लोग के पास पहले से था। फॉरवर्ड बैकवर्ड मुखिया रहेगा तो भी होगा, नहीं रहेगा तो भी होगा। मुखिया के होने से पहले भी था, मुखिया नहीं रहेगा तब भी रहेगा, रहेगा ना बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन मुखिया काम फॉरवर्ड का कर रहा है और बैकवर्ड का नहीं कर रहा है, तो सोसाइटी में क्या कर रहा है? डिफरेंस तैयार कर रहा है वो। ठीक है, उसको दिखा रहा है कि तुम्हारा काम नहीं करेंगे, इसी का काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड सोशल डिफरेंस। ठीक। अभी और कुछ और बताओ, और कुछ इसमें समझ में नहीं आया क्या? पूरा क्लियर हो गया है? अभी भी कोई डाउट हो मन में तो बोलो, कोई सवाल हो मन में तो। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या सब जा रहा है? ठीक है, तो इसको एक बार बुक को वापस से पढ़ो, क्योंकि तुमको भी पता है एक दिन में तुम्हारा एक चैप्टर क्लियर होते जा रहा है। और मुश्किल से क्या गो चैप्टर है? 6 गो कि 5 गो? 8 गो। 8 गो चैप्टर है जिसमें से हम लोग 3 गो पढ़ गए। कल चौथा भी पढ़ जाएंगे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में। चैप्टर 5 के बाद 2-2 दिन टाइम लग सकता है, उम्मीद यही है। कल तुम्हारा एक खत्म हो जाएगा, मतलब मुश्किल से 10 दिन में तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद केवल रिवीजन, और अगर अपने से एक बार मन से पढ़ोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जहां दिक्कत लगे उसको अंडरलाइन कर लो, अपने पास एक हाइलाइटर रख लो। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाइलाइटर ही बोलते हैं ना। हाइलाइटर रख लो, हाईलाइट करके उसको रखो, ताकि जहां दिक्कत हो वहां एक बार फोन करके पूछ लिया करो या मैसेज कर दिया करो, आपको बता देंगे जहां दिक्कत होगी वहां पे। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर से किसी को कोई दिक्कत हो रहा हो तो बता दो। डाइवर्सिटी तो अपने पास बहुत सारा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होना बहुत अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। और डाइवर्सिटी होगा तभी अलग अलग कम्युनिटी के लोग मतलब सत्ता में आएंगे, और वो अपने अपने कम्युनिटी का पार्टिसिपेट मतलब अपने अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तब गवर्नमेंट के पास उनके कम्युनिटी का प्रॉब्लम पहुंचेगा, और तब गवर्नमेंट उनके कम्युनिटी के हिसाब किताब से लॉ बनाएगी या प्लान बनाएगी। तब उनके कम्युनिटी, जो नीचे के लेवल का भी कम्युनिटी है, उसका भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि बहुत सारे ढंग के लोग खाने वाले, क्योंकि बच्चा वाला भाषा में बोले तो साउथ के लोग, नॉर्थ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के लोग, सब के लोग एक साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश है भारत में, सब कोई अपने अपने धर्म को फॉलो कर रहा है। दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो हम लोगों को सोशल डाइवर्सिटी पढ़ना था, बाकी कोई डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है हम लोग इसमें 10th में। केवल सोशल डाइवर्सिटी पढ़ना है, समाज में किस किस टाइप का डाइवर्सिटी है, समाज में किस किस ढंग पे डाइवर्सिटी मनाया जाता है। हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं डाइवर्सिटी के साथ साथ। लड़की है, बाप से मुंह नहीं लगाएगी, है ना। लड़की है, यहाँ नहीं जाएगी। लड़का है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। तुम बच्चे हो, भोज में पानी चलाओगे, ऐसा सुने हो कभी कमेंट? लाइक क्या बड़ा पानी चला? सबसे साधारण सा कमेंट है। ठीक। बच्चा है, कति बोलता है लव लव, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। भाई ये सब बड़ा क्या बम बांध रहा था बड़ा आदमी, जो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वो चीज है। तो देखने की चीजें हैं, तो ये डाइवर्सिटी है, और इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी इसके साथ साथ आता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है तो डिस्क्रिमिनेट हम अपने आप को करते हैं। आदमी इतना लीचड़ आदमी है, आदमी से बड़ा लीचड़ कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन भी करेगा। अब पूजा पाठ में देख लो, पूजा पाठ करेगा,
दौड़ा बिनवाएगा डोम से, ठीक, बाल कतरवाएगा नाई से, ठीक है, खटिया बनवाएगा लोहार से। सब काम के लिए बांट के रखे हुए आदमी है, फिर भी सोसाइटी को कहता है कि वो छोटा है वो बड़ा है। भाई तो उससे तुम काम ही मत करवाओ, छोटा है तो, है ना। तो वो चीज है। बैंड बाजा बजाने आएगा मुसलमान, है ना। आधा से ज्यादा पंक्चर साटने वाला मुसलमान लोग ही होता है कि नहीं होता है। तो वो लिख दे कि यहाँ केवल मुसलमान के गाड़ी का ही पंक्चर साटते हैं, तब तो हो गया सत्यानाश। गड़बड़ा जाएगा, फिर पापा की पड़ी लोग गड़बड़ा जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा उसपे। ठीक है, तो वो चीज है, उसमें अपने लोग को जाने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा एक बार पढ़ लेना, और कल के क्लास में स्टार्टिंग में ही रिवीजन मार देंगे। मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से हम क्लास भी कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे चैप्टर में। जब तक तुम्हारा 10th खत्म होगा होगा तब तक 3-4 बार पढ़ा देंगे। इतना पढ़ा देंगे कि आगे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, कोई स्क्रीन शेयर नहीं करना होगा, हम ऑब्जेक्टिव का लिंक भेज देंगे, उसमें लिख के भेज देना है। तुमको क्वेश्चन तुम जैसे भी लिखो, तुम इंटरनेट से भी लिख के भेज दोगे। देखो, हम किसी भी बच्चे को इस चीज के लिए भी मना नहीं करते कि तुम इंटरनेट से देख के लिखो, क्योंकि इंटरनेट से भी तुम तभी ही देख के लिख पाओगे अगर हम कुछ क्वेश्चन तुमको भेज भी दें कि इसका आंसर लिख के भेज दो। तुम कोशिश करोगे कि हाँ हम इंटरनेट से लिख के भेज दे रहे हैं, सर को तो नहीं बुझाएगा, तभी तो तुम बेवकूफी कर रहे हो कि हमको नहीं बुझाएगा, क्योंकि हम सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी इंटरनेट पर बीतता है। दूसरा, लिखने के लिए तुम तभी सही लिख पाओगे जब तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज ठीक होगा, तो तुमको अच्छा आंसर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। दूसरा बात। तीसरा बात, इंटरनेट से देख के लिखना कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि उस पे तुमको देखने के बाद समझ में आएगा कि हाँ ये चीज सही है। कम से कम तुम उसको एक बार पढ़ोगे तो जरूर। जब तुम उसको एक बार पढ़ोगे तो तुम्हारा बुक से पढ़ा रहेगा, और एक बार इंटरनेट से पढ़ोगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी तुमको। इसीलिए इंटरनेट से भी देख के लिखने में बुराई नहीं है। और ऑब्जेक्टिव तो हम लिंक बना के भेज देंगे, लेकिन 5 चैप्टर पढ़ाने के बाद। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव का लिंक बना के हम ग्रुप में भेज देंगे, जहां भेजना होगा भेज देंगे। तुम बनाओगे, कै गो मार्क्स आएगा तुमको लगे लगे आंसर मिल जाएगा हाथों हाथ। तुम जैसे ही सबमिट करोगे आंसर बता देगा, इतना नंबर आया, इतना नंबर आया। वो आंसर मेरे पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है, वो हम सिस्टम तैयार कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस खाली ऑनेस्टली पढ़ो। सब नहीं पढ़ेगा आप तो कोई क्या दिक्कत है, 2 घंटा 3 घंटा तो पढ़ना है यार, टेंशन उतना कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बोलो, और कोई किसी टाइप का कोई परेशानी, साइंस वाइंस पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है? साइंस वाइंस कैसा चल रहा है? साइंस वाइंस पढ़ो, साइंस उसमें जहाँ दिक्कत होगा मैं बताना, साइंस में हम बता देंगे कहाँ तुम लोग को दिक्कत है। साइंस के क्लास के लिए हम अगर, कारण ये है कि देखो हम अपना रिस्क तो उठा लेते हैं कि हाँ भाई चलो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हम तो थोड़ा अपने हिसाब किताब के मूड के लोग हैं। किसी दूसरे को इंसिस्ट करने का मतलब है, किसी दूसरे को बुलाने का मतलब है कि दूसरे को दूसरे सब्जेक्ट के लिए बुलाइएगा। तो आदमी का मेंटेलिटी, सबका मेंटेलिटी एक जैसा थोड़ी होता है। हम कह दिए कि हाँ चलो भाई हम पढ़ा रहे हैं, हमारा अपना इच्छा है, हम पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में जब हम पहली बार गए थे ना, जिस दिन फर्स्ट डे गए थे, तो उस दिन हमसे लोग पूछा कि ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं क्या? हम यहाँ पढ़ाते तो हैं। तो कहाँ पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं, जाते हैं फ्री में पढ़ा के चलाते हैं, हमको तो फ्री में पढ़ाना है। तो क्या नाम है उनका, अविनाश सर। वो हमको कह रहे हैं कि शादी हो गया हमें ना, तो कह रहे हैं भरसक ना फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं से बोलो, फ्री में पढ़ाइएगा तो कितना दिन चलेगा इसे धंधा? पैसा लीजिए, पैसा मांगिए। भाई सब कुछ देखो, हम इतना ही जानते हैं, मेरे पास नॉलेज है, अगर थोड़ा बहुत जो भी है, किसी को दे देने में कोई बुराई नहीं है। तुम क्वेश्चन करोगे, क्योंकि हमको तुमसे पैसा थोड़ी नहीं लेना है, हम तो पैसा ले नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि तुमको हम इसलिए तैयार कर रहे हैं कि तुम कुछ बोलो, तुम पढ़ो। पैसा लेना होता तो क्या होता, पैसा तुमसे मांगेंगे, तुम पढ़ो तो बाबा, न पढ़ो तो बाबा, हमको उससे कोई लेना देना है? हम एक दिन भी कभी हमारे मुंह से सुने हो पैसा के बारे में कभी भी, कि हमको हमको उस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऑनेस्टली पढ़ो, और
थोड़ा मेहनत करो, ज्यादा जरूरी नहीं है अभी तुम लोग को, थोड़ा थोड़ा मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और क्लास में ही नहीं आगे लाइफ में भी अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो उस चीज पे फोकस करिए, जहाँ दिक्कत होगा वहां बताइएगा हमको। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं कोई और एक दानी उनी मिलता है तो उससे थोड़ा बात उत करते हैं, कहीं वो दिक्कत नहीं हो तो वो अपना बता दे, एक आध घंटा क्लास ले लेगा तो ठीक रहेगा। और नहीं तो ऐसा देखो, कोचिंग में कहीं जगह देखने में, कोचिंग किसी दूसरे जगह देखने में हमको फिजिकल भी चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां खोलने का मतलब है कि सारा सेटअप बिछाना पड़ता है। कोचिंग खोलो, बेंच लाओ, डेस्क लाओ, फलना दो, भाड़ा दो, ढिमकाना दो, छोड़ो नहीं। यहाँ भी ठीक है, यहाँ कोई खास परेशानी हो रही है ऑनलाइन क्या? हाँ, यहाँ अगर समझ में आ रहा है तो उतना तामझाम की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ समझिए, वैसे भी हम लोग उतना भी अनटेक्निकल लोग नहीं है कि टेक्नोलॉजी ना समझ में आए, उतना तो आता ही है मेरे समझ में। ठीक है, ठीक है, चलिए, आज के लिए काफी है, कल देखते हैं फिर। ठीक है।